अस्सलाम नाजरीन, मैं वसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासत। नाजरीन, आज के अगर हम दिन की बात करते हैं तो आज मंगल का रोज है। जियो पॉलिटिक्स के हवाले से तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उस दौरान में हमने कुछ चीजें ऐसी भी देखी हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो थी रूनुमा होनी चाहिए थी, लेकिन हमें उस तरह वो चीजें होती हुई नजर बिल्कुल ही नहीं आई। एक जानब अगर हम देखते हैं तो हमारी जो हुकूमत है उसकी जानब से मुसलसल सफारतकारी के ऊपर ही जोर दिया गया, और हमने अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर इस बात के ऊपर बड़ा मुफस्सल हमने गुफ्तगू की कि ऐसा क्या मसाइल पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पाकिस्तान की अवाम को तो यकसर मुस्तरद कर चुकी हैं, और सिर्फ उनका तमाम तर जोर जो है वो बैनुल अक़वामी सफारतकारी के ऊपर है। और अगर उसमें भी अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ इसी बात के ऊपर जोर लगा रहे हैं कि हमें जब तक हम ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको सुलह करवा दें, या उनके दरमियान में हम एक मीडिएटर के तौर पे अपने आप को पेश तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हमें इस वक्त नजर आ रही हैं, हमने उन तक अभी तक जो है उनके ऊपर जो है अपना फोकस क्यों नहीं किया। अगर मैं मिडिल ईस्ट की जानब देखता हूँ और यूएई की अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ तो यूएई जो है एक इस जंग के शुरू होने से पहले तक पूरी दुनिया की जो रियल स्टेट अगर हम देखते हैं वो प्लस फाइनेंशियल जो हब है उसका या फाइनेंशियल जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, या आप ये कह लें कि बैंकिंग चेन जो है उसकी एक प्रॉपर तौर पे एक हब वहां पे मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर खास तौर पे जब से ईरान ने जो है यूएई के ऊपर मुसलसल जब हमले करने शुरू किए, तो बहुत सारे बैंक्स जो थे वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं। और गुजरे दिन की अगर मैं बात करता हूं तो यूएई गवर्नमेंट की जानब से बाकायदा तौर पे बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को एक बहुत खतीर रकम जो है वो मुहैया की गई है, क्योंकि बैंक्स वालों का इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि उनके जो खातेदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो मुसलसल पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं और मुल्क से भागने की मुसलसल तगोदो के अंदर मसरूफ है। इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की अगर हम जानब देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जहां पे महंगाई जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी होगा, वो ये होगा कि हमारी सियासी हुकूमतें या सियासी पार्टीज जो है वो कहां पे मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक मुश्तरका एक पैक्ट जो था या दिफाई पैक्ट जो था वो साइन हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ईरान को बारहा मना किया। और शुरू शुरू में तो बिल्कुल हमें ऐसा ही महसूस हुआ कि शायद कि ईरान ने पाकिस्तान की बात को मान लिया और सऊदी अरब के ऊपर किसी भी किस्म के हमले से गुरेज करता रहा, क्योंकि सबसे पहले जब इनिशियली ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन जो अड्डे थे उनके ऊपर जब उसने हमले किए, तो सबसे पहले जब सऊदी अरब के ऊपर पहला हमला हुआ, उसके बाद जब दूसरा हमला हुआ, तो फौरन ही पाकिस्तान जो थे उसने मेडिएशन की और पाकिस्तान ने अपने उस पैक्ट की पासदारी करते हुए ईरान को फौरी तौर पे उन हमलों से रोका। और उसके बाद हमने वो देखा कि वो हमले जो थे वो बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन अभी चंद दिन पहले तक जो थी, जो तमाम तर सिचुएशन जो थी वो ना सिर्फ कंट्रोल में होती हुई हमें नजर आ रही थी, लेकिन आज के दिन में ईरान ने अपनी वो तमाम तर जो कोशिशें उन ममालिक की जो कि सुलह की जानब लेके जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, और ईरान के अंदर मुसलसल जो गोलाबारी हो रही थी और ईरान की जानब से जो दूसरे ममालिक के ऊपर गोलाबारी हो रही थी, उसको रोकने में जो कोशिशें सबके सामने नजर आ रही थी, जिसको कि ना सिर्फ ईरान ने खुद भी माना है, और ईरान के साथ साथ अमेरिका और दीगर ममालिक ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे एक कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन ईरान ने आज सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक कर दिया, और वो अटैक भी किया उसके सनती शहर के ऊपर। अब सऊदी अरब जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान का उसका दिफाई पैक्ट है, तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान को उसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, या वो सफारती सतह के ऊपर होगा या उसी तरह होगा जिस हिसाब से ईरान ने जो है ये हरकत की है। क्योंकि अगर ईरान ने जो हरकत की है वही हरकत अगर सऊदी अरब की जानब से हो जाए, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम तर सुलह की जो काविशें हैं वो यकसर जायल हो जाएंगी और मसाइल जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो है स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं चौधरी शब्बीर नूर साहब। आप जेयूआई को रिप्रेजेंट करते हैं। सर चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लेके आए। उसके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एडवोकेट नुमान कैसर साहब ने, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे आमर हाशिम खाकवानी साहब,
टेलीफोन लाइन पे हमें अब जो है हमारे साथ मौजूद होंगे आमर हाशिम खाकवानी साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ी देर में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो मैं सबसे पहले जो है इस गुफ्तगू का आगाज जो है आमर हाशिम साहब से करता हूँ। खाकवानी साहब, ये जो ईरान की जानब से आज जो हमला हुआ है और सऊदी अरब के जो एक सनती शहर के ऊपर, तो सर आप जो पाकिस्तान की अब तक की जितनी भी जो कोशिशें हैं और खासतौर पर इस मिडिल ईस्ट के अंदर अमन को लेके आने की, सर आप क्या समझते हैं कि वाकई ईरान ने जो है ये कुछ बेवकूफी की है, या वो अपने मसल्स को ज्यादा ही शो करवाने के चक्कर में उसने ये हरकत कर बैठा है? सर देखिए, जो उसने हमला किया है ईरान ने, जहर उसके हमले की जस्टिफिकेशन नहीं है। जी जी असल में मैं भी देख रहा था इसहाक डार साहब का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट भी वही कह रहे थे कि मामलात मुज़ाकरात के अमन चल रहे थे जी जी कि इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया उसके जवाब में, रिएक्शन में ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया। तो बहरहाल उधर की तरफ से भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सऊदी अरब की, जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उनका इंडस्ट्रियल सिटी है और वहां पे तो कोई यानी अमेरिकन एयर बेस भी नहीं है, तो वो हमला तो नहीं करना चाहिए था। इससे असल में मुझे लग रहा है कि अगला खतरनाक ट्रेंड देखा ना, अब आज रात को ही सुबह 5 बजे पाकिस्तान में होंगे, जब 8 बजे ईस्टर्न टाइम वाशिंगटन में होगा, जी जी तो ये डेडलाइन मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आज रात को अगर कोई अमन मायदा ना हुआ, जंग बंदी ना हुई, जिसके अभी तक इम्कान कोई ज्यादा नहीं है, कोशिशें पूरी हो रही है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, तो फिर खुदा ना खास्ता कल बहुत ही ज्यादा सीरियस हमला हो सकता है। और फिर मुझे लगता है कि ईरान पे भी जवाबन इस तरह के मजीद हमले भी कर सकते हैं, सऊदी अरब पे भी, अमारात पे, बहरीन पे और जगहों पे। तो आने वाले दिन फिर बहुत ही खौफनाक होंगे अगर ये हो, तो ये उसी का मुझे पेश में लग रहा है। ठीक है। अच्छा खाकवानी साहब, एक तो जो कुछ याराने मन है वो कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक डिफेक्ट, जो आपस में जो डिफेंस का इनका जो पैक्ट है, उसको उसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो अभी तक बिल्कुल चुप करके एक साइड लाइन पे होकर बैठे हुए, और उनकी भरपूर दोनों ममालिक की कोशिश है कि जो है वो अमन जो है पूरे खिते के अंदर कायम हो जाए। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जानब से मुसलसल इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों मुल्क जो है, और खासतौर पर सऊदी अरबिया जो है, वो भरपूर तरीके से इसके अंदर शामिल हो। तो सर क्या कहीं ये वैसा ही काम तो नहीं जैसे इससे पहले भी सर एक दफा जो है वो सेकंड टाइम सर जब सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ था, तो ईरान ने तो कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था कि ये हमला हमने नहीं किया। हाँ, लेकिन इस बार तो हमला मेरे ख्याल इन्हीं के खाते में पड़ रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान तो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो। और सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट भी है, और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि अगर खुदा न खास्ता जंग फैलती है, पूरे रीजन में एक आग लगती है, तो जाहिर है पाकिस्तान बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर आएगा, मुतासर भी होगा। अब उसमें अब क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। अभी भी मैं समझता हूँ आज रात है, मुज़ाकरात चल रहे होंगे, राब्ते चल रहे होंगे, पाकिस्तान नेगोशिएटर है बीच में, सालसी का किरदार अदा कर रहा है और दोनों तरफ कोशिश कर रहा है, राब्ते कर रहा है। अगर रात को भी अभी अगले चंद घंटों में अगर कोई हो जाता है ब्रेक थ्रू, तब तो ठीक है, नहीं तो अगर कल सुबह अगर अमेरिकन ने अगर 5 बजे के बाद, पाकिस्तानी सुबह टाइम के बाद 5 बजे के बाद डेडलाइन पूरी होने के बाद अगर उनके पावर स्टेशनों को निशाना बनाया और ब्रिजेस को निशाना बनाया ईरान भर में, तब तो मतलब बहुत ही खौफनाक होगा। फिर तो यानी वहां पे बिल्कुल वो फिर बिल्कुल एक अंधाधुंध जवाबी हमले कार्रवाइयां करेंगे, तब तो चीजें बिल्कुल ही मतलब हाथ मामला किसी के हाथ में भी नहीं रहेगा। अब अमेरिकन को भी चाहिए, मेरे ख्याल आखिरी कोशिश ये करनी चाहिए कि डेडलाइन में इजाफा करें कुछ, क्योंकि नेगोशिएशन तो काफी सीरियस चल रहे हैं। बल्कि आज ईरानी एम्बेसडर का आपने भी देखा होगा ट्वीट था, जिससे कुछ उम्मीद लग रही थी कि शायद चीजें बेहतर हों, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। तो बहुत परेशान कुन और बहुत ही एक खौफनाक और संगीन मामला है। बिल्कुल चंद घंटे ही रह गए, बहुत मुश्किल। अब तो ठीक हो गया। जी सर, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट नुमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जरा इनकी पार्टी का वर्जन जो है सर वो भी इस सूरत हाल के ऊपर ले लूं। जी नुमान साहब, आप सर इसके ऊपर आपका पॉइंट सर। जी सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह हम सब के इल्म में है कि सऊदी अरब के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारा उनके साथ एक दिफाई मुआहदा भी है, और ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। ठीक है, इन ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है, और हम पाकिस्तान इस चीज को भी पाकिस्तान के ये इल्म में है कि ईरान और सऊदी अरब के आपस में ताल्लुकात कैसे रहे हैं। तो पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल में है कि ईरान और सऊदी अरेबिया, बल्कि अब तो ईरान और बाकी सारे मिडल ईस्ट के मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ हैं,
और पाकिस्तान के सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे जो सियासी मुखालफत है, जो इस वक्त फार्म 47 वाली हुकूमत है, उसके कतई नजर पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए हम ये कहेंगे कि अभी तक तो पाकिस्तान ने इस सारे हालात और वाकयात को एक बड़े बैलेंस अंदाज में हैंडल किया है। काफी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बजाय इसके कि सऊदी अरब के कहने पे ईरान पे हमला कर दिया जाता और उसके हमें जो असरात है वो हम सब के इल्म में है कि काफी ज्यादा आबादी हमारे मुल्क के अंदर हमारे शिया भाइयों की है, और जो दूसरे सुन्नी भाई भी हैं उनकी भी ईरान के साथ बिंगा इस्लामिक ब्रदर मुल्क उसके साथ भी खास एफिलिएशन है। तो वो हुकूमत वक्त ने ईरान के लिए या अपनी रजीम को बचाने के लिए किसी तरह भी उन्होंने हमला नहीं किया, जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हक में ओवरऑल ठीक रहा होगा। लेकिन अब ये लगता है कि जैसे आज अभी आपने जिक्र फरमाया कि जिस तरह ईरान ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, इससे पहले गालबन हमला किया गया था तो ईरान ने उसका इनकार किया था कि हमने नहीं किया, इक्का दुक्का बीच में हमले होते रहे। लेकिन आज के हमले के बाद ईरान की तरफ से कोई ऐसा इनकार भी नहीं आया और गालबन ईरान वाले इसको एडमिट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसा मरहला है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब का पाकिस्तान से उम्मीद करेगा कि वो एक साइड को चूज करे। सही। सऊदी अरब ये अभी देख रहा है पाकिस्तान को कि हम दोनों तरफ हमने टांगे रखी हुई है, अपनी तरफ से बैलेंस करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान सालसी की कोशिशों में भी बहुत आगे है कि अगर किसी तरीके से इन दोनों ममालिक और खासतौर पर ईरान और मिडल ईस्ट के सब मुल्कों के दरमियान में सुलह हो जाती है तो पाकिस्तान को कोई ऐसा वन साइडेड कदम नहीं लेना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ इंटरनेशनली एक नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, जो अंदरूनी मामलात हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल होंगे। इसमें मैं एक अहम बात करना चाहूंगा। बेशक इमरान खान साहब का और हमारी पार्टी का ये हमेशा मौकफ रहा है कि पहले कोशिश करनी चाहिए कि सालसी करके बातचीत करके मामलात को हल करना चाहिए। तालिबान के बारे में जिक्र किया गया, इमरान खान साहब के बारे में गलत इल्काबात दिए गए और अल्टीमेटली ये देखा गया कि बल्कि आगे भी देखा जाएगा कि हालात और जितनी भी लड़ाइयां हैं उनका अल्टीमेट हल मेज पे होता है। लेकिन ईरान की सूरत में हम सब ने देखा कि ईरान ने अपनी सिंसेरिटी दिखाई सबको। पहले भी जो नेगोशिएशन चल रही थी उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया और जब पता लगा कि वो नेगोशिएशंस किसी नतीजे पे पहुंचने वाली हैं तो इजराइल और अमेरिका ने उन पे हमला किया। सही। इसी तरह अब ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान लेड जो सालसी का प्रोग्राम बन रहा है, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, इसमें रुकावटें भी आ रही हैं। चीन भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, जैसे चीन और रूस ने अपना किरदार अदा किया जो यूएनएससी रेजोल्यूशन में ईरान के हक में उसको वीटो किया। तो ये इस सलातो वाकयात में जो इस वक्त रास्ता नजर आता है, ईरान के पास बातचीत के तो रास्ता नहीं है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं और लिहाजा यही वजह है कि वो अपना डट के खड़े हैं, भरपूर मुकाबला कर। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी। अपना शबीर साहब, ये JUI का एक जो पॉइंट पहला इस हवाले से खासतौर पे जो अभी ये जो ईरान का जो अभी लेटेस्ट जो हमला है सऊदी अरब के ऊपर, उसके ऊपर सर आपका पॉइंट। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। दुरान साहब, जैसे हमारे भाई ने अभी पहले भी जिक्र किया है कि जो सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ है अभी तक इसकी कोई कंफर्म तस्दीक नहीं हुई कि ये नहीं, अब हो गई है सर, अब हो चुकी है। ये सऊदी अरब, ईरान ने उससे पहले वाला जो था वो उन्होंने इनकार कर दिया था सर। अभी ये तो कंफर्म हो गया ना सर। ये ईरान पे हमला जो किया है इसराइल ने, ये गलत किया है। ठीक है। देखिए, ये सारी अब सऊदी अरब पे हमला या खलीजी किसी भी ममालिक पे हमले, ये सारी एक मुस्लिम कम्युनिटी को लड़ाने की एक साजिश हो सकती है। ठीक है। और हमें इस साजिश से बचना चाहिए। सही, बिल्कुल। हमने पाकिस्तान को किसी भी तरह इसको रोकना होगा, पाकिस्तान को रोकना होगा। ठीक है। अगर ये पाकिस्तान इसको नहीं रोकता है तो जाहिर है जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया हुआ है और किसी वजह से अगर वो ईरान के अगेंस्ट जाता है तो ये जो आग बरस रही है ईरान में, इसराइल में, अमेरिका में, वो हमारी तरफ आ जाएगी। ईरान का फोकस सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका पे होना चाहिए, ना के दूसरे खलीजी ममालिक पे। ठीक। ईरान को ये गलती नहीं करनी चाहिए। ईरान को भी ये जो दुश्मन की साजिश है इसको देखना चाहिए
कि ये एक सिर्फ जंग में धकेलने की साजिश है मुस्लिम कंट्रीज को। ठीक हो सर, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, अभी जो है, अभी जिससे ये बात हुई है यहाँ पे, अभी जो शबीर साहब ने, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि ये पाकिस्तान को और धकेलने की भरपूर कोशिश है, और इससे पहले भी आपने भी बात की। लेकिन सर, अगर खुदा ना खास्ता अगर सर पाकिस्तान को इसमें एंट्री करनी पड़ती है सर, तो सर फिर तो मसाइल काफी बढ़ नहीं जाएंगे सर, क्योंकि फिर हमें अपने उस पैक्ट की पासदारी भी तो करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, आपने ठीक कहा, बहुत ज्यादा मुश्किल मसाइल हैं, बहुत ही सीरियस है और अभी तक किसी को भी नाज़ नहीं कि क्या होगा। लेकिन ये भी देखिए बात देखने की, सोचने की है कि ईरान के हमलों के जवाब में अगर सऊदी अरब पे ईरान हमले करता है तो पाकिस्तान क्या कर सकेगा? पाकिस्तान से के पास तो उस तरह का एयर डिफेंस तो नहीं है। हाँ। तो पाकिस्तान जदीद तरीन एयर डिफेंस जो पैट्रियट वगैरह, तो सऊदी अरब के पास पाकिस्तान से बेहतर एयर डिफेंस है, बहुत महंगे अमेरिकन डिफेंस है। पाकिस्तान के पास मिसाइल अपना प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं वो अमेरिकन या इसराइली मिसाइलों से ज्यादा जदीद तो नहीं है, ज़ाहिर है उनके पास तो जदीद वेपन्स हैं। तो पाकिस्तान का सच्ची बात यह है कि किसी ग्राउंड आर्मी के जवाब में तो हो सकता है। अब ईरानी मिसाइल या ईरानी ड्रोन्स को पाकिस्तान रोकने की कोशिश करेगा, कितना जितना कर सकता है करने की कोशिश करेगा, इंटरसेप्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान जवाबी तौर पर ईरान पे मिसाइल तो नहीं मार सकता। जी बिल्कुल। और अगर मिसाइल मारे भी थी तो वो तो कोई वो नहीं होगा। पाकिस्तान बस यही है कि एक तरह का एक सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, पाकिस्तान फौज अपनी कुछ मजीद भेज दे, कुछ दस्ते और भेज दे, सही। तो लेकिन बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। मतलब मेरे ख्याल हमारे लोगों ने सोच रखा होगा ज़ाहिर है प्लान इसका। और आज भी मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई है उनको कि हम उनके सऊदी अरब के साथ हैं, और हरमैन की हिफाजत के लिए तो हर पाकिस्तानी हाजिर है, इसको शक ही नहीं। लेकिन सऊदी अरब का मकसद वहां पे सऊदियों का सिर्फ दफा नहीं है, वो तो एक हरमैन शरीफ है, हर मुसलमान चाहता है। बिल्कुल ऐसे हमारा जज्बाती मामला है हमेशा से। हम लोग अगर ये एग्रीमेंट डिफेंस ना भी होता तब भी हर पाकिस्तानी हरमैन की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार है। तो ये तो एक मामला हमेशा से है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत है। मैं तो सच्ची बात इसको सोचता हूँ तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा या क्या नहीं हो सका। तो यही हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ना करे कि वैसा क्राइसिस हो। ठीक है, बहुत परेशान को है। लेकिन चले, अच्छा अपना खाकवानी साहब, इसी को अगर हम थोड़ा सा एक साइड पे हम करते हैं चीजों को। सर देखें, हमने पाकिस्तानी कौम ने और खासतौर पर जितने भी ममालिक हैं, पूरी दुनिया के ममालिक की अगर मैं बात करता हूं, तो उन्होंने ईरान की साइड इसलिए ली क्योंकि सर वो विक्टिम था, और क्योंकि सबसे पहला अटैक उसके ऊपर किया गया था, उसको मारा गया, उसके ऊपर अटैक किया गया, और उसके बाद जब ईरान ने जो था जब उसको रिबर्टल दिया, तो हमने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हमला किया गया था, लिहाजा इसका बनता है आप जवाब देना। लेकिन सर जो पाकिस्तान, जो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं सर, वो क्या इस बात को मानेंगे? क्या वो ईरान को अभी भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे जैसे सर पहले कर रहे थे? क्योंकि सर सऊदी अरब की जो बाउंड्री है सर, मेरा जाती ख्याल है, बीइंग अ मुस्लिम, पूरे सऊदी अरब की बाउंड्री जो है वो सर हमारे लिए हरमैन शरीफैन की ही बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी अगर अटैक किया जाएगा किसी मुस्लिम मुल्क की जानब से, तो सर क्या उसको डायरेक्टली हरमैन शरीफैन नाउज़ बिल्लाह उसके ऊपर अटैक नहीं समझा जाएगा? सर आप सही कह रहे हैं। ईरान का देखें, इन गल्फ स्टेट्स में अमेरिकी एयर बेसिस पे हमला एक और चीज थी जी। वो लोगों का ख्याल था कि ये सऊदी अरब पे या अमारात पे या बहरीन कतर वगैरह पे हमला नहीं है, कि ये बेसिकली उसी यानी अमेरिकन एयरबेस पे हमला है। बिल्कुल। लेकिन अगर ईरान अगर इन गल्फ स्टेट्स पे सिविलियंस पे अटैक करेगा, इनके पेट्रोकेमिकल पावर स्टेशन और चीजों में हमला करेगा, फिर तो मेरा ख्याल एक सुसाइडल होगा। फिर ईरान के को दुनिया में कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम उम्मा में भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। और मुझे खतरा ये है कि फिर ये सद्दाम हुसैन वाला हाल होगा जो सद्दाम हुसैन का 1990 में जी पहली गल्फ वार में हुआ था, कि कोई हमला करने के बाद सद्दाम बिल्कुल अकेला हो गया था ना। बिल्कुल, दुनिया में कोई मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था उस वक्त। मेरा ख्याल है सिर्फ ये जो फलस्तीन के PLO के यासर अरफात खड़े हुए थे, तो उस वक्त आपको मुझे लगता है सिर्फ हमास ही खड़ी होगी, जो कि हमास से कोई भी नहीं दुनिया में, और तो वो ईरान के साथ खड़े होंगे। कोई मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा ऐसी सूरत में कि अगर वो इन खलीजी अरब मुल्क पे हमले करे और शहरियों पे हमले करे और सिविलियन साइट्स को और पेट्रोकेमिकल, उनके जो पेट्रोल ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल उनके
फैक्ट्रियों को और चीजों को, तो ये तो बहुत ही खौफनाक है। तो फिर एक पूरा तबाह करने के बराबर है ना, और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये ब्लंडर हो गया। ठीक हो सर, बेसिकली सर आपकी बातों से जो मैं नतीजा अखज़ कर सकता हूं सर, क्या वो यही है कि ईरान जो है इस वक्त अपनी सुसाइड की तरफ जा रहा है सर? ईरान अगर ऐसा किया तो फिर सुसाइड तरफ होगा। मेरा ख्याल है ईरान के पास मौका है अभी भी तबाही से बचने के लिए, कोई रास्ता निकाल ले। मुश्किल कोई सीज फायर में होगा, जाहिर है उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही, लेकिन अमेरिकन और इसराइली उसको बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। तो ईरानियों को रास्ता निकालना चाहिए। बादल को जंग में थोड़ा पीछे हटना या पसपा होना भी मतलब एक स्ट्रेटेजी की तरह भी हो सकता है, ये अक्लमंदी नहीं होगी कि सब तबाह करा लिया जाए। ठीक हो गया। खाकवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतहाई कीमती वक्त जो था वो हमें दिया। खाकवानी साहब की अपने गुफ्तगू सुनी। अब जो है जो अलमास संधू साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और अब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तीन जो है वो सियासी पार्टी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और हम अब इनके साथ जो अब अपना जो हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो कैसी है। तो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले तो अपोजिशन से ही बात की जाए। अपोजिशन की दो जमातें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, JUI की और तहरीक इंसाफ की। तो इनमें सबसे बड़ी जमात तो तहरीक इंसाफ है। तो सर जी सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, क्या इज इट अंडर कंट्रोल? देखिए, अंडर कंट्रोल तो पिछले 3 साल से जो लगता है बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। जिस तरीके से हमने देखा कि सारा जो एक जमहूरी निजाम था, जिस तरह उसको तलपट किया गया, जिस तरीके से नई हुकूमत लाई गई, जिस तरीके से वो सियासी निजाम को, मुआशी निजाम को जिस तरीके से वो हैंडल कर रही है, और ये ज़हन में रखते हुए कि उनको खुद एहतसाबी तो वो करते नहीं है, लेकिन अवाम की तरफ भी एहतसाब की उनको ज़ाहिर है जब वो इलेक्टेड होके नहीं आए तो अवाम उनका एहतसाब भी नहीं कर सकते। सही। तो ये जो मादर पिदर आजाद वाला जो माहौल है, इसके अंदर रहते हुए कभी भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए एक चेक एंड बैलेंस का तस्वर, देखिए हुकूमत जब आती है वो वोट लेके आती है, सही, और अगर उसके मुताबिक वो डिलीवर नहीं करती तो उसको खतरा होता है कि अगले इलेक्शन में उसको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है। एक और दूसरा है कि बदकिस्मती से मैं अपनी जमात की तरफ से भी बात करूंगा कि बेशक हमारी तवज्जो इमरान खान साहब को रिहा करने पे होनी चाहिए। बहुत बड़ी उनके साथ ज्यादती की गई, हमारे कारकुनान पे जुल्म ढाया गया, उनको फौजी अदालतों में सजाएं दी गई, तो ये बातें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमें अपना जो एक अपोजिशन पार्टी का जो हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार है, इस एहतजाज के साथ कि हम हुकूमती बेंच में हैं, हमने इतनी मेजॉरिटी ली है कि हमें हुकूमत का हक था, लेकिन इसके बावजूद अब डिफेक्टो पोजीशन हमारी है कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, तो हमें अपना किरदार एक हद तक अदा करना चाहिए। लेकिन आपने नहीं किया। वो देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हमें लेट्स बी फेयर टू आवरसेल्व्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें बेशक इमरान खान सर, वैसे नुमान साहब मैं आई सैल्यूट यू, आई रियली सैल्यूट यू। तो सर आप अब तक मैं जब से ये हुकूमत बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये आप सर और मुसलसल मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हफ्ते में 4 प्रोग्राम होते हैं, समझे कि 4 जो है वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मेहमान मेरे साथ बैठे होते हैं एक पूरे हफ्ते में, और आप उनमें से वाहद शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारी भी कुछ गलती है। जी देखिए, लेकिन सर आज तक जो मैंने सुना है, तो सर मेरा ख्याल है आपका पार्टी में चंद ही नहीं है, उसके बाद फिर आप नहीं रहेंगे। देखिए मेरी जो देखिए सूलों की जो एक सियासत होती है, मैं बाय द वे आपने जिक्र शायद किया है कि मैं वकील भी हूँ, जी बिल्कुल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ, तो मैंने अपने पेशे का भी एक ख्याल रखना है कि मैंने कम से कम ये कहते हैं ना कि गिव द डेविल इज ड्यू। तो जहां हुकूमत की गलतियां कुताहियां हैं, मैं उसको बिल्कुल। चलिए सर, आपने बात कर ली। सर आपके साथ एक और जो है वो मैन इन ब्लैक, यानी कि नाउ वी हैव 2 men in black in our studio. अलमास संधू साहब, he is also a lawyer and practicing lawyer in the High Court and the Supreme Court of Pakistan. तो ये भी आप ही की तरह के। तो सर आप बताएं, सर आप इसको मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप ये कह रहे हैं कि सर कोई चीज कंट्रोल में नहीं है सियासत पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद से फिर हम आगे चलते हैं। पहले इस एक पॉइंट को सर मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये भी फेयर कमेंट करेंगे। अजी सर, क्योंकि ये भी वकील है। नहीं सर, ये तो अब आप सर देखें, सर बाउंड्रीज पहले ना लगाए ना सर। नहीं, फेयर कमेंट की बाउंड्री होनी चाहिए। अच्छा। ये तो एक अच्छी डिबेट है। देखें, इस डिबेट से हमें
बहुत सारे जो सुनने वाले या देखने वाले दोस्त हैं उस पर अपनी राय कायम करते हैं। हमें हमेशा जो है वो फेयर ओपिनियन देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं है। मसला असल में जो मेरे भाई ने बात की है कि जी हमारी जो तमाम तवज्जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ होनी चाहिए, तो वाकई उनकी तवज्जो जो है इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ ही है। उनको शायद मुल्क में जो बेहतरी हो रही है वो नजर नहीं आ रही, जिस वजह से उन्होंने कहा जी हालात अंडर कंट्रोल नहीं है। किस चीज के हालात अंडर कंट्रोल नहीं है? खित्ते में जो जंग लगी हुई है उसको भी फिलहाल छोड़ दें। उसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो रहे हैं, हमारे ज़र मदार के ज़खायर बढ़ रहे हैं, हम सऊदीया को उसका कर्जा वापस कर रहे हैं। हम हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी है मुल्क में और हर चीज अंडर कंट्रोल है। एक ही इमरान खान साहब की रिहाई को सारी पीटीआई कहती रहती है बहुत जुल्म ज्यादती और सारा कुछ हो गया। इससे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उससे पहले देखें कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा जो लीडर था वो उन्होंने बाहर रहने दिया था। क्या उसमें हमजा शहबाज साहब बाहर रहे थे? क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहब? तो चीख चीख के कहती है कि मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं था, तो मुझे नैब में किस चीज के लिए बनाया जाता है? तो ये इस चीज को अब करना कि चले अब तो सर उनके पास पब्लिक ऑफिस आ गया ना सर? नहीं, अब तो आ गया। अब के बाद की बात करें तो वो सजाएं भुगतेंगे जो हमने ऑफिस बेयर नहीं भी किया। चले ये तो हो गया ना सर। इसके अलावा बताएं सर। इसके अलावा जो मुल्क में स्टेबिलिटी की सूरत हाल है, मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, पॉलिटिकल तौर पे भी स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनेंशियली तौर पे भी स्टेबल है। ठीक है। जो हालात जिस हालात में आप गवाह होंगे, हमारे तमाम जितने सुनने वाले हैं वो तमाम गवाह हैं कि जब मुल्क हमें मिला था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, तो मुल्क के तब क्या हालात थे? ठीक हो गया। इतनी स्टेबिलिटी थी? ठीक हो गया। क्या इतना सुकून था हमारे मुल्क में जैसे अब है? अब भी सिर्फ ये जंग के जो हालात है उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है और पूरी दुनिया में हुई है, वर्ल्ड वाइड हुई है, अमेरिका जैसे मुल्क में हुई है, जहां से पेट्रोल निकल रहा है वहां पे हुई है। तो अब सिर्फ एक पेट्रोल प्राइसेस की और छोटी मोटी चीजों को लेकर अगर आप कहें कि स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं तो इस चीज पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ठीक। जेयूआई सर क्या कहती है इस बारे में? जी शबीर नूर साहब। जी दुरान साहब, देखें हुकूमत इस वक्त पूरे तौर पे नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में तजर्बाकार होने के बावजूद नाकाम हो चुकी है। महंगाई अरूज पे है। देखें, निरा पेट्रोल की कीमतें नहीं है। आप थोड़ा सा ये जो आसाइशें और ये जो हमारे अशराफियां हैं इनके प्रोटोकॉल से थोड़ा सा नीचे हटके अवाम को देखें तो अवाम के पल्ले क्या है? अवाम से ना बिजली का बिल दिया जा रहा है, वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ना गैस का बिल दिया जा रहा है, ठीक है, उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली का बिल वापडा जितना भेज दे वो भरना पड़ता है, वरना अगले दिन आके बिजली काट देते हैं। ठीक है। गैस है वो कंट्रोल में नहीं। अच्छा सर, पॉलिटिकल सर पहले पॉलिटिकल कर रहे हैं, इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जहां फ्लॉज आ रही है। पहले पॉलिटिकल पॉइंट व्यू से अगर मैं बात कर लें वो ज्यादा बेहतर है सर। भाई ने कहा ना कि स्टेबल है सर, और उन्होंने कहा कि वो स्टेबल है अप टू सम एक्सटेंट। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल 100% स्टेबल हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि वाकई स्टेबल हैं या नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट से स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। देखें, आवाम तो मर रही है, लोग आग लगा रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं महंगाई के लिए, तो स्टेबल कहां से हुई? ठीक हो गया। और जहां तक पेट्रोल की बात है, अब देखें ये जो हमारा ऑयल है तकरीबन वो सारे अगर आप लेवी के टैक्स, हुकूमत के टैक्स और सारे दे दिला के भी मेरा ख्याल 241-42 रुपए में पड़ता है हमें ये। हाँ सर, मुझे असर कैसे लग रहे हो साथ कैलकुलेटर की थे थोड़ा और 241-42 रुपए की चीज हम लेके 381 रुपए में सेल कर रहे हैं। सही। अब बताएं ये 135-36 रुपए या 38 रुपए हम कमा रहे हैं। आज जब रिलीफ की जरूरत है, सारे मुल्क रिलीफ दे रहे हैं, टैक्सों में रिलीफ सर 80 रुपए दिया तो ऐसा पेट्रोल में उन्होंने भाईजान, कितना बढ़ा के कितना दिया? सर जी देखिए ना, उन्होंने अगर 80 रुपए का रिलीफ दे दिया तो थोड़ा नहीं है सर। सर मौत दिखा के बुखार दे दिया सर, अवाम भी खुश नहीं है सर। ये तो बेवकूफ बनाने का एक तरीका है ना। हुकूमत ने अपने टैक्स में चले इस पे आते हैं। अब देखे ना, 3 दिन पहले में प्राइसेस बढ़ी हैं। हुर्मत से तेल भी हमारा निकल रहा है। नहीं सर, नहीं ये सर, ये नहीं, हमारा तेल तो यहाँ निकल रहा है सर, वहां से तो नहीं निकल रहा ना सर। देख लें, आप नए हुर्मत से हमारे जैसे वो मौलाना ने एक लतीफा सुनाया कि वो एक साथी ने उस पर तज्जिया बड़ा प्यारा किया कि हर हाफिज को ना अल्लाह रिलीफ देगा, बिल्कुल को जो है ना जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे हाफिज साहब 10 जो जहाज हैं वो अपने हुर्मत से ले आए। अब 10 जहाज तो आ गए,
अच्छा, वो कराची भी पहुंच गए, हाँ, और तेल हमारा फिर आसमान को छू रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर क्या आपको या मौलाना को भी इस बात का पता है कि वो जो 10 जहाजों के अंदर तेल था सर, वो कितने दिन की हमारी पाकिस्तान की वो जरूरत के लिए था? वो खैर एक अलग इशू है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन सर उसकी प्राइस, अच्छा चले अलमास साहब, ये तो सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन सर एक छोटा सा एक इशू है जिसके ऊपर जो कि बेसिकली हमें होना चाहिए। हमारी तमाम तर तवज्जो सफारतकारी के ऊपर है। तहरीक इंसाफ की तमाम तर तवज्जो जो है वो है इसके ऊपर इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाने के लिए है। JUI जो है इस वक्त वो मुझे नहीं पता किस सिचुएशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर मैं पिछले चंद अरसे से अगर मैं उनको देख रहा हूं तो उनकी जानिब से कुछ ऐसी चीज आई नहीं है मार्केट के अंदर, या बेसिकली उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन अभी जो रिसेंट बयान आया तो वो बयान जो था वो तकरीबन वही बयान था जो कि तहरीक इंसाफ का बयानिया था। ठीक है, माइट बी क्योंकि अभी इनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, शायद वो उससे रिलेटेड हो गया। लेकिन सर इन तमाम चीजों से हट के सर क्या गंदम की कीमत आपने देखी है? हमें कहा कि 3500 रुपया गंदम की कीमत जो है हमने लगा दी, ठीक हो गया, हम मान लेते हैं सर पिछले साल आपने ओपन कर दी थी, ओपन मार्केट के अंदर ले गए 2100-2200 के ऊपर गंदम पर मन बिकी। इस दफा आपने इसको कैप कर दिया, अपर कैप के ऊपर ले गए या लोअर कैप के ऊपर ले गए, वो बात की बात है, आपने इसको कीमत को कैप कर दिया। सर 580 रुपए 520 रुपए से ज्यादा सर इस वक्त डीजल की कीमत है। सर जब गंदम की कटाई होती है, अगर आप उसको रैपर के साथ करेंगे तो सर वो भी गंदम डीजल से कटता है, डीजल से चलता है। आप थ्रेशर जब रैपर इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी तौर पे आप थ्रेशर लेके आएंगे तो वो भी डीजल से चलता है सर। अगर आप उसको हार्वेस्टर से करेंगे वो भी डीजल से चलता है। फिर उस गंदम को वहां से उठा के मंडियों में लेके जाना या कहीं पे स्टोर के अंदर लेके जाना, चाहे वो सरकारी हो, नॉन सरकारी हो या कोई भी हो, सर वो भी डीजल इस्तेमाल होता है। तो अगर आप सर, मैं काश्तकार हूं, मुझे आप 3500 रुपए पर मन दे रहे हैं कीमत, लेकिन सर मेरे उसमें हासिल जो है, मेरे इनपुट्स है, उनकी कीमत डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। तो सर मुझे बताएं मैं किधर को जाऊंगा क्या? और उसके बाद आप क्या समझते हैं 3500 रुपए मन कीमत गवर्नमेंट ने लगा दिया है, तो क्या सर आटा किस भाव मिलेगा सर? सर आपने इसका मैं जो समझता हूं, आपने इसका खुद ही आपके सवाल में जवाब है इसका। आपने पहले कहा कि पिछले साल इन्होंने ओपन मंडी में ले गए। ओपन मंडी में देखें किसान को भी, ओपन मंडी नहीं, उन्होंने बेसिकली कैप उठा दिया था। कैप उठा दिया। कैप उठाने से क्या हुआ? गंदम उस रेट पे नहीं बिकी। देखिए गंदम बेचने का हमारी इस टाइम टोटल बॉर्डर जंग की वजह से बंद है। ठीक है, हमारा जो आलू का रेट है, किसान बेचारे मर गए हैं, बहुत उनके साथ ज्यादती हुई है। इस बार से 20% ज्यादा भी सर, उसमें देखा ना, उसमें 20% ज्यादा प्रोडक्शन भी तो हुई ना सर आपकी। प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई और बॉर्डर भी बंद है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इस वजह से भी उस पे जो है प्रॉब्लम आ रही है। सर वैसे आपस की बात है अलमास साहब, सॉरी मैं कथा कलामी माफ सर, सवाई अफगानिस्तान के बॉर्डर के सर कौन से कहां से सर आप जो आलू एक्सपोर्ट में थोड़ी एक्सपोर्ट होती है सर, मैं वही कह रहा हूं ना, की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ही अफगानिस्तान में होती है। इस बात करें, हमारी प्याज, हमारा आलू, हमारी गंदम सबसे ज्यादा अफगानिस्तान जाती है। ठीक हो गया, और बाकायदा जाती है, उस पर एक्सपोर्ट होती है, उसमें इनकम आती है। ठीक है, वो बॉर्डर बंद होने की वजह से उसमें एक्सपोर्ट नहीं हुई। नंबर 2, अगर हम अब भी ओपन मार्केट में ले जाएं तो शायद ये गंदम का 3500 से भी नीचे और किसान के पैसे भी पूरे ना हो। हमने जो हुकूमत पंजाब ने उस पे ऑर्डर जारी किया है, उसमें 3500 का मिनिमम कैप जारी किया है। मैं वही बात कर रहा हूं, आपके करीब हर जगह पे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने अपने सेंटर्स कायम कर दिए हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि जिसकी बंदे की मुल्तान गंदम है उसने लाहौर लेके जाना, उसको डीजल बड़ा पड़ना है। उसके 3-4 किलोमीटर रेडियस में सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हर गांव के सेंटर में, तहसील लेवल पे, हर जगह पे सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। वहां पे वो जाके गंदम दे सकते हैं और इस पे इतना ज्यादा उस पे कोई किसान को भी इस पे कोई लॉस नहीं है और इस पे जो है वो आम आवाम के लिए भी इसमें कोई लॉस नहीं है। ठीक हो गया, ये तो हो गया गंदम का। जी सर, अपना नुमान साहब आप क्या समझते सर, क्या ये जो इन्होंने बात की है गवर्नमेंट ने, जो इस वक्त अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने, और अभी क्योंकि 3 बड़े ये सूबे, उसके बाद KPK और उसकी मैं बात करता हूं बाद में, लेकिन इन्होंने जो ये चीज बनाई है सर, अगरचे के सर मैं बीइंग अ फार्मर सर मैं इससे इतना सेटिस्फाई नहीं हूं। ये मेरी जाती राय है, लेकिन मेरी जाती राय का आपका उससे मुतफिक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पे गंदम की कीमत इसी तरह रहेगी और एक आम आवाम को गंदम को सस्ती मिलेगी, कि आटा एक दफा आपके दौर हुकूमत की तरह उसी तरह महंगा मिलेगा सर? देखिए, जब ये बात करते हैं आजकल की महंगाई का और तहरीक इंसाफ के जो वक्त में 2018 से 2022 तक जो हालात वाकयात थे, बेशक बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, महंगाई बिल्कुल आसमानों तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये थोड़ा सा अपने पुराने क्लिप्स देखें, अपनी पुरानी खबरें देखें, अपनी स्टेटमेंट्स देखें,
जिसमें पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी ऊपर जाती थी या आम घरेलू जो जरूरत की अशियाएं कीमत थोड़ी सी ऊपर जाया करती थी, तो जिस तरीके से ये एहतजाज किया करते थे और जिस तरीके से कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम इन सब हालात को बदल के रख देंगे। देखिए, इलेक्शन लड़ा जाता है अपनी कमिटमेंट पे, ठीक है, वो अलग बात है कि इलेक्शन तो ये बिल्कुल जीता ही नहीं है, लेकिन अगर ये आ भी गए हैं तो कम से कम जो कमिटमेंट से उन्होंने की थी इलेक्शन से पहले की, वो एक कमिटमेंट की महंगाई को नीचे लेके आएंगे। सही। हमारा जो एग्रीकल्चर मुल्क है, अगर इसमें खुराक अगर हम खुद इसको प्रोड्यूस करते हैं, पैदावार हमारी अपनी है और उसमें भी महंगाई अगर बढ़ती जा रही है, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि हुकूमत की जो एक प्रोग्रेस है वो एक अच्छी है। मैं कुछ फिगर्स हैं जो मैंने कुछ कैलकुलेट करके निकाली थी, मैं एक रफ है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। गंदम की कीमत 10 केजी 2022 में थी 500 से 600 रुपए और 2025-26 में 1000 से 1300, मोर देन डबल। ठीक है। शुगर 1 केजी 80 से 100 रुपए 2022 तक और अब है 150 से 170, मोर देन डबल। ठीक है। कुकिंग ऑयल 1 केजी 350 से 400 2022 में और 550 से 700 अभी। ठीक है। राइस इसी तरह आप देखेंगे हर चीज की कीमत 200 से 300% इजाफा बिल्कुल हुआ है। आप पेट्रोल की कीमत भी देख लें। ठीक है, अभी ये बहाना कर सकते हैं कि जंग की वजह से सारे हालात वाकयात हुए हैं, लेकिन अभी जो मेरे भाई ने JUF को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बड़ा वजह फरमाया कि अगर आप निगोशिएट कर रहे हैं और ईरान आपको आपके जहाज आप ही के लिए निकाल के दे रहा है और किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं निकाले जा रहे, तो फिर कीमतों में इजाफा क्यों? ठीक है। एक दूसरा है कि वही वाले आपने बात की है कि मौत दिखा के बुखार देने वाली बात है कि क्या अवाम को उन्होंने बेवकूफ समझ रखा है कि जनाब 170 बढ़ा के पहले लोगों को जरा उस पर एहतजाज, इनके पता था एहतजाज आएगा, ये नहीं कि एहतजाज की बुनियाद पे उन्होंने पैसे कम किए। ये एक स्ट्रेटजी थी, सोची समझी स्ट्रेटजी थी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने की। अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी, पहले कीमत बढ़ाई जाती है, बाद में जो उनको लगता है कि एहतजाज हुआ है फिर जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं देखिए हमें आपका बड़ा ख्याल है, मुझे तो रातों को नींद नहीं आती, नींद तो वैसे इनको नहीं आती, तो वो इसलिए हमने आपके लिए पेट्रोल कम कर। वो सर मैं आपकी इस बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। वो तो जिस वो लास्ट टाइम जो एक दफा कीमत बढ़ाई गई थी तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानब से बयान आया था कि वो बड़े मियां साहब ने बड़ा भारी पत्थर जो ना वो सीने पर रख के बात की और वो बड़े परेशान हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो हमने जरा उसके काफी मीम्स भी हमने बनाई थी। बल्कि अभी जो रिसेंट हुआ है उसके फौरन बाद जो मैंने ही बल्कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब का आपके दौरे हुकूमत का एक जो ट्वीट था वो मैंने लगाया है और उसमें लिखा हुआ था कि बाद में मैंने उसके ऊपर जो मैंने सर उनका ट्वीट लगाया और उसके ऊपर मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि मुड़ 94 उन पुरानी गल्ला याद करिए। ठीक हो गया। लेकिन सर अभी जो आपने बात की है कि अगर वहां से आ रहा है सर, इसका अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि आप लोगों ने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थोड़ा टेक्निकल मैं देता हूं कि सर जब वहां से नो डाउट ईरान से हम लोग तेल नहीं परचेज कर रहे, हम तो दूसरे सऊदीया से या वहां से हमारे पास तेल आता है, लेकिन सर उसका किराया जो है वो अब 4 गुना हो चुका है जहाज का, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि उसकी जो इंश्योरेंस है, पहले जो इंश्योरेंस की कीमत अगर फर्ज करें वो 1 बैरल के वो अगर फर्ज करें वो 1 सेंट लेते थे, तो सब वो अब $1 लेना शुरू कर दिया क्योंकि रिस्क बढ़ गया है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक हो गया। तो सर बात वही है जैसे मैंने बात की है कि मेरी अगर प्रोडक्शन में अगर गंदम है लेकिन उसकी मेरी इनपुट्स इतनी महंगी हो चुकी है, खादें महंगी हो गई है, तो मैं अगर उसको 3500 रुपए भी सेल करूंगा तो मुझे वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, पहली बात। तो सर मैं इसमें हुकूमत को मैं सर इनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं सर वो मैं आपके साथ आप दोनों हबाब के गोश गुजार कर रहा हूं। और तीसरा, हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर एक भाई ने हमें कहा था कि भाई आप ईरान से पेट्रोल डीजल क्यों नहीं खरीदते, तो मैं भी अभी आप भी बैठे हैं, उनसे तो मैं बात नहीं कर पाया था क्योंकि वो बड़े जज्बाती हो गए थे, तो मैं आप दोनों अहबाब की अगर आपकी इजाजत हो। जी सर इजाजत है, आपका प्रोग्राम है, हमने इजाजत नहीं सर देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कुछ पाबंदियां हैं और पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है और इस पूरी दुनिया के अंदर 170, 180, 190 जितने भी मुल्क हैं सर, पाकिस्तान उसका इस गुलदस्ते का एक हिस्सा है और हमने अक़वाम मुत्तहिदा की चीजों के ऊपर एक्ट अपॉन करना है। हम लीगली हम लोग डायरेक्ट वहां से कोई चीज बाय नहीं कर सकते ईरान से, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम उससे खाम माल खरीदते भी है तो सर क्या हमारे पास यहाँ पे कोई रिफाइनरी लगी हुई है सर उसको रिफाइन करने के लिए? सर ये 2-3 टेक्निकल चीजें थी, मेरा ख्याल है आप लोगों से मैंने डिस्कस कर ली है। इसमें साहब भाई एक और चीज भी ऐड करें क्योंकि भाई ने अदादोशुमार का जिक्र किया कि आजकल अदादोशुमार का गूगल का बड़ा दौर है, तो हर बंदा इस पे जो है जी सर बिल्कुल है इसको। तो ये पिछले दिनों एक BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी, पाकिस्तानी या किसी
यानी कि जिसको हमारा प्रो चैनल्स कह देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि पाकिस्तान में इस पे महंगाई की शरह 113 माह, लास्ट 113 माह में सबसे कम है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का, जैसे कह रहे हैं ना, ये बहाना बना रहे हैं जंग का, अभी पेट्रोल को पूरी दुनिया देख रही है, और जो पेट्रोल की सिर्फ रोना बार बार रोया जा रहा है पूरे मुल्क में, तो उसकी वजह ये जंग है। जैसे ही ये जंग खत्म होगी, वापसी पेट्रोल की प्राइस भी वापस आ जाएंगी, और जैसे महंगाई हम 113 माह के पीछे हम नीचे ले आए, इंशाल्लाह इससे भी नीचे आएगी महंगाई। चलिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी शबीर साहब, आप ही तरफ आ रहा था। जी शबीर साहब, आप बताएं सर। पिछले दिनों, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं तेल वाली को, पिछले दिनों अमेरिका ने इजाजत दे दी थी कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं। तो हमारी सर यही रुक जाए, यही रुक जाए सर। ये देखें, ये सोशल मीडिया की खबरें होती हैं सर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। देखें, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार भाई, उनसे मेरा ख्याल बात करना जरूरी होता है। ईरान को अमेरिका ने इजाजत दी थी उन सौदों की जो कि ऑलरेडी हो चुके थे या ट्रांजिट के अंदर थे। नए सौदों की सर इजाजत नहीं दी थी सर। सर कार्ड ये जरा लिख लें। हाँ, कहना नहीं चाहिए, ये हमारे भाई बैठे हुए, इनकी जमात के जो है बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, अब वो इन्होंने ये बातें की, और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर आप वहां से क्यों नहीं खरीदते, 75 रुपए लीटर मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे एक बड़े अच्छे वकील हैं, इनके सीनियर वकील हैं, अपना मैं नाम दे देता हूं, अहमद शाहीन साहब, यही इसी प्रोग्राम में बैठे, इसी सीट पे बैठे हुए थे। उन्होंने भी यही बात की। तो मैंने जब फैक्ट्स एंड फिगर उनके सामने रखे, तो वो कहते यार मैं तो उनको सोशल मीडिया को देखता नहीं हूं। मैं कहा सर देखते नहीं है तो बात तो आपने वही कर दी ना सर। अच्छा, आप सर ये मुझे बताया कि अभी जो मौलाना ने बातें की हैं सर, सारा कुछ छोड़े, मौलाना का अभी कल पेशावर के अंदर सर, आपको पता है, बड़ा एक अजीम शान सर उनका जलसा हुआ। बेसिकली वो जलसा तो नहीं था, आपकी अपनी एक शूरा का अपना दो जी सर, आपकी सारी की सारी जो कैबिनेट थी, इंटरनल आपका सारा जो थे वो वहां मौजूद थे। तो सर उसके अंदर भी जो सारी बातें उन्होंने की हैं सर, मैं अब ये बात तो फिर मैं बुरा ना मनाइएगा सर, मैं तो यही कहूंगा कि 10 जहाज गुजरे, तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम तेल कम खर्च करें ताकि हमारे जो है ना वो पैसे ज्यादा खर्च ना हो। हमें हक हासिल है ऐसी हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत उठाए। हमारा मौकफ है कि नून लीग की जाली हुकूमत पीपल्स पार्टी के साले खड़ी है, और हम एहतजाज करेंगे। और सर ये क्या चीजें हो रही हैं सर, ये क्या मुल्क को स्टेबल करने की बात हो रही है सर। मौलाना फजल रहमान जैसा शख्स सर, जो कि जिसको मैं समझता हूं कि वो कानून की पासदारी के साथ चलते हैं, और उन्होंने कभी आइन से कभी रूह गर्दानी नहीं की, तो सर ये किस तरह की गुफ्तगू सर, क्या वो भी इस पे मकबूल बयानी और गैर मकबूल बयानी के ऊपर आ रहे हैं सर? देखिए, मौलाना साहब ने कभी भी मेरा ख्याल है कोई सियासत में या मीडिया पे कोई ऐसे बयान नहीं दिए जो इखलाक से गिरे। हाँ, मैं तभी तो परेशान हूं, कभी हल्की बात की नहीं ना सर, कभी हल्की बात की नहीं ना उन्होंने। तो अब भी हल्की बात नहीं की, आप मौलाना का पूरा बयान उठाएं। हाँ। इन क्लिप्स के अलावा पूरा बयान मौलाना का सुन लें। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स मैंने खुद लिखे हैं सर, ये पॉइंट्स मैंने खुद लिखे हैं। देखें, अब आपने देखा कि अंग्रेज तो चला गया छोड़ के, हाँ। और अंग्रेज की जो लॉबी, जैसे पिछले दिनों आपने देखा इस्लामाबाद में एक जज ने एक बयान दिया कि असेंबली के अंदर ये बिल पास किया जाए कि जो औरतें हैं, औरतें अगर अलहदा हों तो उनको मर्द की कमाई का आधा हिस्सा दिया जाए। सर, जैसे कि उन जज साहब की जो इज्जत हो रही है सर, सबको पता है। इसके अलावा सर अगली बात पर है ना, इसके अलावा यही मामला इंडिया काफिर मुल्क है, बिल्कुल ये बिल पास हो रहे हैं सर। अफ्रीका के अंदर बिल पास हो रहे हैं। देखें, अब अगर आप बर्तानिया का देख लें तो बर्तानिया में भी सेम इसी तरह के लफ्ज ब लफ्ज वो बिल सर, जब ये बिल असेंबली में आएगा सर, सुने एक मिनट सर, काइंडली सर मेरी बात। अब हमारे मुल्क में भी ये चीज नहीं आएगा सर। देखिए, अगर ये बिल असेंबली में आएगा तो सबसे पहले मौलाना वहां बैठे हुए, उनकी पार्टी वहां बैठी हुई है, वो इसको रिजेंटमेंट करेंगे और ये पास नहीं होगा सर। अब आप सर जमा खातर रखिए, ऐसी चीजें पाकिस्तान में पास नहीं होंगी सर। यहाँ पे तो हमने वो देखी है, इसराइल के हक में भी करारदादें आई है ना सर, आई है ना, इसी असेंबली में आई है ना सर जी। ठीक है, पाकिस्तान इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली में अंदर आई है, यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, कैटेगोरिकली रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर, आप मौलाना नजर रख के बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये था कि सर मौलाना ने ये मकबूल बयानिया क्यों अख्तियार किया सर? मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था सर, ये मकबूल बयानिया क्यों सर वो इस्तेमाल किया? देखें, अब आप ये पिछली चीजें देख लें, ट्रांसजेंडर का वो देख लें, और घरेलू तशद्दुद पे देख लें, छोड़ दें सर। ये सारे बिल जब, अब जैसे पिछले दिनों इसी नून लीग की हुकूमत ने वो जो एक बिल पास किया था पंजाब में जो औरतों के हक में, जी सर,
कि उसको एक दफा पकड़ो, एक काल पे दूसरी दफा पकड़ो, तीसरी दफा उसको जनाब छल्ला पहना दो। बिल्कुल ठीक हो गया वो, मुझे आप दूर से पता चले कि भाई आपकी बात समझ आ गई है। केस से अंदर रह के आया। मेरे पास वक्त की कमी है मौलाना, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मौलाना ने इसी महंगाई को देखते हुए इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान की इंतहाई एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, और ना सिर्फ वो मजहबी शख्सियत है बल्कि वो पॉलिटिकल पॉइंट भी या पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर भी हमने देखा वो काफी मजबूत शख्सियत है। लेकिन जो चीज मुझे एक चीज जिसने मुझे पिंच किया था, यकीनी तौर पर मेरा क्वेश्चन बनता था और मैंने आपसे पूछा भी है, लेकिन नाज़रीन आपने यह तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। हमें इस वक्त जो दोनों पार्टीज जो है, बल्कि तीनों पार्टीज जो है वो मुत्तफिक इस बात के ऊपर कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान से हटके कोई और दूसरी चीज नहीं है। लेकिन इंटरनल जो इनके इश्यूज हैं वो तो सर किसी भी घर के अंदर भी अगर दो बर्तन भी इकट्ठे पड़े हो तो आपस में कभी न कभी खड़क पड़ जाते हैं, आपस में टकराते हैं, आवाज आती है। और अगर ये हमारे 4 भाई 3 भाई 5 भाई जितने भी हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, अगर इनके दरमियान में कोई थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी होती है तो मेरे ख्याल में हमें इसको मुल्क के अंदर ही रहना देना चाहिए। इससे मुल्क से बाहर ले जाके किसी और फोरम के ऊपर बैठ के हमें एक दूसरे के गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। नाज़रीन इंशाल्लाह जो है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।